दोस्तों नमस्कार। जनचौक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म हो गया है। देश को 4 मई का इंतजार है जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उन नतीजों से पहले कुछ चीज़ें ऐसी दिखी हैं जो नतीजों से आगे का और उससे भी बड़ा संदेश दे रही हैं। यह बात अलग है कि अभी उसकी चर्चा उस रूप में नहीं की जा रही है, लेकिन एक दूसरे तरीके से वो चर्चे के केंद्र में जरूर है। चुनाव प्रचार के दौरान एक चेहरा जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ है और उसने न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश के दूसरे हिस्से के लोगों की नज़र को भी अपनी ओर खींचा है, वह है सायोनी घोष। पेशे से अभिनेत्री और मौजूदा समय में जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद। सायोनी घोष की तस्वीरें और भाषण सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के अलग अलग प्लेटफार्मों पर वायरल हैं। उनके भाषणों में हर किसी को एक किस्म का जादू नजर आ रहा है। बोलने का अंदाज हो या फिर शेर व शायरी की कला, भजन से लेकर कलमा और गुरु ग्रंथ तक का पाठ उनको मुँह जबानी याद है। और बारी बारी से एक सुर में और पूरी लय के साथ जब वह गाती थी तो पूरा श्रोताओं का समूह एक बारगी मंत्रमुग्ध हो जाता था। कोई नारे धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा। जेठे सुनो एटा कि धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। कहते हैं कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि पंडित पिए मुल्ला पिए, पानी का मतलब क्या होगा। वह कभी बांग्ला में बोलती थी तो कभी संस्कृत और कभी हिंदी में और कभी अंग्रेजी में। दिलचस्प बात यह है कि इन सारी भाषाओं पर उनका एक समान पकड़ था। अनायास नहीं, भाषण के हर वाक्य में उन्हें तालियों की दाद मिलती थी। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। এই মুখে যেমন বলবো সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানং শক্তি ভূতে সনাতনী গুণশ্রয় গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে জয়ন্তী मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ठीक भाषण का अंदाज और सुर ऐसा कि जैसे श्रोताओं के मुंह में मिश्री घुल रही हो। किसी को लग सकता है कि ये सारी चीजें सायोनी घोष के भाषण और उनके करिश्माई अंदाज का नतीजा थी। इस बात में कोई शक नहीं कि ज्ञान, याददाश्त, अभिनय और पेश करने के उनके अंदाज के साथ साथ टाइमिंग और तमाम चीज़ों के संगम से यह सब कुछ संभव हुआ था। लेकिन इन सब से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसे जरूर यहाँ चिन्हित किया जाना चाहिए, जो अभी इस पूरे विमर्श से बाहर है। कोई उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। यह बात अब दिन के उजाले की तरह साफ है कि मोदी के केंद्र की सत्ता में आने के साथ ही पिछले 12 सालों से धुर सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी और उसमें भी मुस्लिम विरोधी अभियान को देश में संचालित किया गया। इस तरह से पूरे देश को नफरत और घृणा की आग में झोंक दिया गया। यही पिछले 12 सालों की कहानी है। इसका असर केवल देश और समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इससे घर परिवार से लेकर आपसी दोस्तियां तक प्रभावित हो गई। और बदले में जीवन में किसी तरह का सकारात्मक बदलाव आया हो, ऐसा महसूस करने वालों की तादाद सैकड़ों या फिर हजारों में होगी। लेकिन एक बात जरूर हुई, जीवन में हर तरह का अकेलापन और अलगाव आया। अगर कोई आर्थिक तौर पर समृद्ध हुआ हो तो एक बारगी इन चीज़ों को झेल भी सकता था। लेकिन अगर आप गरीब हैं और जीवन संकटग्रस्त है तो फिर अकेलापन किसी मौत से कम नहीं होता है। ऐसे दौर में हर किसी को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होती है। लेकिन शायद यही दौर ऐसा होता है जब अपने भी साथ छोड़कर
दूर चले जाते हैं। शायद लोग भी अब अपने हालात का विश्लेषण करने लगे हैं। यही वजह है कि अब उन्हें नफरत और घृणा के माहौल से ऊब होने लगी है। सायोनी घोष जब कलमा से अपना भाषण शुरू करती हैं और हनुमान चालीसा से होते हुए अरदास तक पहुंचती हैं तो लोगों की भावनाओं का ज्वार उछाल मारने लगता है और लोगों की हथेलियां बरबस ही तालियों के लिए एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जय मुखे बोल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत। अजूनि सैभं गुर प्रसाद, जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसे भी सच। जो बोले सोनी हाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। इस दौरान कहीं किसी में रंच मात्र भी सांप्रदायिक भाव नहीं देखा जा सकता है। और यह बात केवल भौतिक तौर पर मंच के सामने खड़े श्रोताओं की भीड़ पर ही नहीं लागू होती, बल्कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर सोशल मीडिया पर जब लोग सायोनी को सुन रहे होते हैं तब भी वो उसी तरह की भावनाओं के ज्वार से गुजर रहे होते हैं। वो भीतर से ऐसा महसूस करते हैं कि सायोनी बोलती रहें और वो सुनते रहें और यह सिलसिला जारी रहे। यह पूरी घटना बताती है कि देश और समाज के माहौल में बेहद तेजी से बदलाव आ रहा है। यह खुद उसी बंगाल में इसी चुनाव के दौरान उस समय और साफ दिखा जब एक समय मुसलमानों के खिलाफ घृणा अभियान संचालित करने वाले बीजेपी के नेता इस बार मछली खाने का नाटक करते रहे। वो घूम घूम कर इस दुकान से उस दुकान खुद को मांसाहारी प्रचारित करने में लगे रहे। उन्होंने न केवल सामूहिक तौर पर मांस भात का सेवन किया, बल्कि एक जगह तो एक बीजेपी की महिला ने बाकायदा गले में पार्टी का पटका बांधकर एक दुकान पर मांस काटती दिखी और उन्होंने उसका न केवल वीडियो बनवाया बल्कि पार्टी ने उसको खूब प्रचारित प्रसारित भी किया। यही नहीं, पूरे देश में मांसाहार के खिलाफ अभियान चलाने और वीव के नाम पर लिंचिंग तक को अंजाम देने वाली पार्टी और उसके नेता असम में बीफ खाने की वकालत करते देखे गए। असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो बाकायदा मीडिया के सामने बयान दिया कि लोग अपने घरों में बीफ का मांस खाएं, भला उससे किसी को क्या इतराज हो सकता है। हाँ, इस बात को अपने घरों में करें बजाय उसको सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के। इस तरह की बात उन्होंने जरूर कही। जिस असम में वो हमेशा घुसपैठियों को ही एकमात्र मुद्दा बनाते थे, अब की उससे जुड़े सारे नारे हवा से नदारद थे। बल्कि वह इस नाम पर वोट मांग रहे थे कि उनकी सरकार हर महीने महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालेगी। यानी मुद्दा पूरा बदला हुआ था। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अब समाज करवट ले रहा है और पुराने तरीके से चीज़ें नहीं चलाई जा सकती हैं। वह घृणा और नफरत के नाबदान से निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहता है। उसे पुराने माहौल में घुटन महसूस हो रही है और वह नई जिंदगी चाहता है। दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु और पांडिचेरी में भी इसी तरह की हवा है। हालांकि केरल में जरूर तस्वीर कुछ दूसरी है, जहां न केवल सांप्रदायिक एजेंडा बहसों में रहा, बल्कि सबरीमाला से लेकर ईसाइयों और दूसरे समुदायों के बीच आपसी खींचतान चुनाव के दौरान बहस के मुद्दे थे। दरअसल पिछले 12 सालों में आरएसएस और बीजेपी ने संगठित तौर पर केरल को फोकस किया है।
वहाँ न केवल अंधाधुन पैसा पंप किया गया है, बल्कि केंद्र की हर मशीनरी को वहाँ अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगा दिया गया, जिसका नतीजा है कि वहाँ इस तरह की बहस देखने को मिली। और वैसे भी 10 साल लगातार लेफ्ट के सत्ता में रहने से सत्ता विरोधी रुझान ने जमीन बनाई है। हालांकि उसका संगठित लाभ तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को मिलेगा, लेकिन छोटा ही सही एक हिस्सा बीजेपी खाते में जरूर जाएगा। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीजेपी ने उसकी वैचारिक खेती की है और वह फसल इस चुनाव में कम से कम लहलहाती हुई जरूर दिखी है। लेकिन एक बात तय है कि देश के पैमाने पर विपक्षी सेकुलर दलों के लिए यह एक अच्छा मौका है, जब न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी पक्ष में हैं। ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान की बढ़त और भारतीयों के बहुमत हिस्से का उसके प्रति समर्थन ने धार्मिक सद्भाव की जो खोई जमीन थी उसे फिर से वापस लाने में मदद पहुंचाई है। अब जरूरत इस बात की है कि सत्ता की घेरेबंदी के जरिए सेकुलर सवालों को फोरफ्रंट पर लाकर इस पूरी प्रक्रिया को एक दूसरे मुकाम पर पहुंचा दिया जाए। नोएडा जैसे औद्योगिक इलाके में मजदूरों के हुंकार ने उसकी ज़मीन तैयार कर दी है, तो बंगलौर से लेकर हैदराबाद और तमाम मेट्रो शहरों में सॉफ्टवेयर कंपनियों में आए रिसेशन ने मजदूर आंदोलन के लिए नया आकाश मुहैया करा दिया है। अब विपक्ष इसको कितना पकड़ पाता है और कितना आगे लेकर जा पाता है, यह उसकी तैयारी और ताकत पर निर्भर करेगा। दोस्तों, आपने पूरा प्रोग्राम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहे, हम आप एक दूसरे के साथ बने रहे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो है जनचौक चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सुझाव हो या कोई टिप्पणी या कुछ आप अपना कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। बहरहाल एक बार फिर आपका धन्यवाद, नमस्कार।